चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय महाकाल, जय माँ सरस्वती, गुड इवनिंग, जय हिंद। चलिए, जय भीम, नमो बुद्धाय, सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। आवाज़ वगैरह मिल पा रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं इस समय आपकी थोड़ा सा स्पेशल क्लास है आपको दी जा रही हैं, जिसमें से हर एक चैप्टर को मिक्स करके मॉडल पेपर आपके बनाए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ विशेष तरीके के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। चलिए, सभी को नमस्ते भैया, नमस्ते, गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। रेडी? चलिए, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य क्या है। चलिए, जवाब देना है। आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर दिया गया है एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य इनमें से कौन सा है। दिया है रोमटिक हेमेटिक परिवार से, चीनी भाषा परिवार से, काकेसी से, या ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से है। तो यहाँ पर एकाक्षरी भाषा परिवार जिसका ऑप्शन आया डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। चलिए, बताना है कि कन्नड़ का जो संबंध है वो किस भाषा परिवार से संबंधित है। कन्नड़ जो आपसे पूछा गया है। चलिए, कन्नड़ की बात करते हैं तो देखो, हमने कहा था जो कन्नड़ भाषा है, जब दक्षिण भारत में आप पहुंचेंगे, है ना, दक्षिण में पहुंचेंगे तो वहाँ पर कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है। तो ये जो आपकी भाषा होती है कैसी होती है, द्राविड़ परिवार। आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, आपका बी नंबर यहाँ पर बन जाएगा, जो कि देखा जाए सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि औचड़ को खड़ी बोली में क्या कहा जाता है। चलिए, यहाँ पर बताना है, आपसे कह रहा है औचड़ को खड़ी बोली में क्या कहा जाता है। चलिए, औचड़ को खड़ी बोली में क्या कहा जाता है, जोरदार या कमज़ोर या बहुत सस्ता या बहुत धीमा। यहाँ पर देखिए आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए, पहली बार ये शब्द आप सुन रहे होंगे, हो सकता है कि ये जो शब्द है वो आप लोग पहली बार सुन रहे हों। तो यहाँ पर बताइएगा औचड़ को क्या कहते हैं। चलिए, फटाफट जवाब देना है भाई, सभी लोग जवाब देंगे कि औते रहेंगे को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। चलिए, आते ही रहें, क्या यहाँ पर आंसर जो आपका बी दिया गया है कि औते रहेंगे को खड़ी बोली में कहते हैं आते ही रहें। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं, यहाँ पर 5 नंबर में। और 5 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर में से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा 11। कितने हो जाएंगे? 11 आंसर आपका बी नंबर आपको लगाना है, 13 मत लगा देना है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया है। और व्यंजन दिया जाए तो याद रखिए यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे। चलिए, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन है तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 33। कितने हो जाएंगे? 33, जिसका ऑप्शन आ रहा है सही जवाब हो जाएगा कि हिंदी भाषा में जब व्यंजन पूछा जाता है तो आपको 33 लगाना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है और ये डेली क्वेश्चन आपको कराया भी जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, इसका आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए, हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं व्युत्पत्ति, जब देखो जब व्युत्पत्ति दे दे तब आपको आंसर 3 बताना है। कितने बताना है? 3 बताना है। ये आपके कौन से होते हैं? एक तो रूढ़ होता है, क्या होता है? रूढ़ संज्ञा आपकी होती है, दूसरी यौगिक संज्ञा आपकी होती है, और तीसरी होती है योग रूढ़ संज्ञा होती है। तो आपका आंसर बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संज्ञा का है, संज्ञा का भेद नहीं होता है। संज्ञा में देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है और आपकी निजवाचक है। लेकिन सॉरी, यहाँ पर आपका देखो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, लेकिन निजवाचक नहीं होता है। निजवाचक होता है सर्वनाम। क्या होता है?
सर्वनाम होता है, तो ऑप्शन जिसका सी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। यहाँ पर जवाब देना है कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द जिसमें स्त्रीलिंग शब्द में से प्रत्यय लगाने से बना है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, और 9 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखो मर्दाना है, बुढ़ापा है, भेड़ा है और विदुर है। आपने हमेशा भेड़ पढ़ा होगा। अब भेड़ दिया है तो आप कहेंगे भेड़ा, इसका आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, भेड़ा बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है। कौन शब्द आपका पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया है, और 10 की बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर दिया है मंत्रणा कैसी है, सभा कैसी है, मंडली कैसी है, न्याय कैसा है। का जो आंसर है यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी में वचन होते हैं। यहाँ पर बताना है हिंदी में जो वचन होते हैं वो कितने होते हैं। यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो हिंदी में जो वचन होते हैं वो कितने होते हैं। यहाँ पर आप कहेंगे सर 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन, है ना। अगर संस्कृत में बोल देता तो संस्कृत में भी आपके 3 हो जाते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन आपका कौन सा है। चलिए, यहाँ पर बताना है कि एक वचन इनमें से कौन सा है। एक वचन यहाँ पर देखिए प्राण है, दर्शन है, ओठ है और आपका तेल है। तो यहाँ पर देखो प्राण भी बहुवचन है, दर्शन बहुवचन है, ओठ भी बहुवचन है, लेकिन तेल है मटेरियल नाउन। जो मटेरियल नाउन होता है वो हमेशा क्या होते हैं, हमेशा एक वचन होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका आंसर आपका डी बनेगा, दर्शन नहीं बनेगा। याद रखिए, प्राण, दर्शन, ओठ, हस्ताक्षर ये हमेशा बहुवचन में होते हैं। लेकिन जो तेल दिया है या दूध होता या पानी होता या मटेरियल नाउन कुछ भी होता तो आपका आंसर है ये एक वचन ही हो जाता। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। चलिए, यहाँ पर बताना है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया गया है। जब यहाँ पर पूछे कि कुल कितने सर्वनाम होते हैं, भेद नहीं पूछ रहा है, कुल पूछा है, तो आप कहेंगे सर 11 होते हैं। 11 मतलब जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, तो इस प्रकार से इनकी संख्या आपकी होती है 11, जो कि आप सभी के देखिए जवाब आ गए हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता प्रकार तब क्या बोलते। अगर आपसे पूछ लेता प्रकार तब आप क्या बताते। तब यहाँ पर कहते सर जी 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के। ठीक है, चलिए, जय महाकाल। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से सर्वनाम शब्द इनमें से कौन सा है। सर्वनाम मतलब यहाँ पर देख सकते हैं सर्वनाम क्या है। तो ताज़ा विशेषण है, सोना तो वही ये मटेरियल लाइन संज्ञा में आ जाएगा, हिमालय तो आपका संज्ञा ही हो जाएगी, है ना। यहाँ पर मैं जो आपका दिया है क्या है, सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर आपका आएगा यहाँ पर बी नंबर है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है। विशेषण की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है उसे क्या कहते हैं, तो ये होता है प्राविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बता दे वो आपका प्राविशेषण होता है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया निम्न में से विशेषण शब्द आपका कौन सा है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे गए थे, जिसमें से विशेषण पूछे जाता है विशेषण है कौन। और यहाँ पर देखा जाए तो विशेषण आपका दिया है जाना, देवता, सुंदर और गुण। तो यहाँ पर देखा जाए तो 16 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, तो कहेंगे सुंदर किसी व्यक्ति का गुण होता है। कौन जो आपका ये सर्वनाम में नहीं आएगा, ये W में होता है, तो यहाँ पर आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। ये है आपका विशेषण हो जाएगा। ये जो आपका कौन है ये प्रश्नवाचक में होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। चलिए, यहाँ पर बताना है कि कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो जब कर्म के आधार पर पूछे तब आपको बताना है डी नंबर, अर्थात 2 बताना है। 2 होते हैं। एक तो भैया आपकी सकर्मक होती है, क्या होती है, सकर्मक होता है। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, तो आपका अकर्मक होता है। याद रखिएगा, तो ये बहुत IMP क्वेश्चन है ना, और बहुत लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि क्रिया चुनना है। यहाँ पर आपको बताना है क्रिया कौन सी है। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। अब क्रिया पूछा है और क्रिया का हो जाएगा, तो यहाँ पर हिंदी तो होगा नहीं, भी नहीं होगा, भाषा भी नहीं है, तो कहेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा। सीखना क्या है, ये क्रिया होती है, और क्रिया है तो ऑप्शन सबका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी में कर के विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं। चलिए,
बताना है कि हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं। इसका मतलब सिंपल सी बात है, कारक के भेद पूछ लिया है ना। तो जब कारक का भेद है तो नंबर आपका ए हो जाएगा। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो इसका आंसर आपका ए हो गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहे शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस प्रकार का कारक का प्रयोग हुआ है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग हुआ है, तो ये बताइएगा 20 नंबर का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए अब देखो, शिक्षक ने और ने शब्द जो होता है वो किस में होता है, कर्ता में होता है, और कर्ता में होता है तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और अगर ये पूछ लेता है इसमें कौन सा वाच्य है, तो आप कहेंगे सर कृतवाच्य है, क्योंकि ये फोकस हो रहा है किस पर, शिक्षक पर हो रहा है ना। तो आपका आंसर बी वाला राइट हो जाएगा। शिक्षक के द्वारा पाठ पढ़ाया गया, शिक्षक के द्वारा पाठ पढ़ाया गया, तो फिर आपका ये कर्म हो जाता। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। यहाँ पर देखिए 21 नंबर जो आपका दिया गया है, मतलब ये कह रहा है कि जो क्रिया है, क्रिया के पूर्ण और अपूर्ण होने के अवस्था का अर्थात समय की बता रहा है, तो इसको कहते हैं काल। क्या कहते हैं, काल कहते हैं, जो कि आप सभी का जवाब बिल्कुल सही आया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है। चलिए बताना है, भूतकाल के भेद में नहीं आता है। 22 नंबर का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। और भूतकाल में क्या नहीं आता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भूतकाल में देखिए अपूर्ण है, पूर्ण है, सामान्य है, लेकिन संभव्य नहीं होता है ना, संभव्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला दिया गया है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन कारक है ना, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे जो वाक्य होते हैं उनको क्या कहा जाता है। चलिए बताना है, तो भैया जब कर्ता के अनुसार हो तो आपका कृतवाच्य हो जाएगा, जब कर्म के अनुसार होता है तो कर्मवाच्य हो जाता है, जब भाव दिया गया हो तो भी भाववाच्य हो जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राम आम खाता है, वाच्य का कौन सा रूप है। राम आम खाता है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कौन सा वाच्य दिया गया है। या अगर ये हो जाता राम के द्वारा आम खाया जा रहा है ना, तो फिर भैया यहाँ पर कर्म होता, लेकिन फोकस हो रहा है किस पर, राम पर फोकस हो रहा है कि भैया राम आम खाता है। तो भैया यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका कर्तवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर कर्ता पर फोकस हुआ है, राम यहाँ पर क्या है, कर्ता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा पद विकृत नहीं होता है, मतलब जिसका विकार नहीं हो सकता है। कितना भी हम परेशान हो, लेकिन याद रखिएगा उसका विकार नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखो संज्ञा आपकी देखो विकार हो जाएगा, विशेषण में विकार हो जाएगा, क्रिया में हो जाएगा, लेकिन अव्यय में नहीं होता है, क्योंकि इसमें कुछ हमने व्यय नहीं किया है। और जिसमें हम कुछ व्यय करेंगे तो वही तो विकार होगा, लेकिन जिसमें हम व्यय नहीं करेंगे तो विकार कैसे हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द जो आपका है ये आपका है क्या। चलिए ये भला शब्द जो है ये है क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, और 26 की बात करते हैं तो भैया देखो संज्ञा है, नहीं हो सकती है। सर्वनाम है, आप कहेंगे नहीं होगा। यहाँ पर विशेषण है क्या, यहाँ पर बताइए क्या विशेषण है। भलाई शब्द होता तो होता, ये क्या है, अव्यय शब्द हो जाएगा कि मैं भला मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पर ये जो शब्द है वो इष्टरा शब्द है। अगर हम इष्टरा शब्द को हटा भी दें, मैं क्या कर सकता हूँ, तो भी सही है, तो भी सही है। इसका मतलब है कि इसको लगाने से थोड़ा सुंदर वाक्य जरूर हो गया है, लेकिन अगर इसको ना लगाया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप कहेंगे सर ये अव्यय है यहाँ पर। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से सर्वनाम स्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। इस लैंग्वेज को इसी प्रकार से हमने कई बार बताया भी है, और हमने कहा है कि मध्य दिया गया है, इसका मतलब है कि ये बात हो रही है अर्ध तत्सम की। किसकी हो रही है, अर्ध तत्सम की हो रही है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका सही आंसर इनमें से क्या बनेगा।
चलिए, यहाँ दिया है कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो 28 नंबर दिया है वो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं लगभग सभी का जवाब आ गया है। आप कहेंगे सर बिना परिवर्तन है, अर्थात ये तत्सम हो जाएगा। बिना परिवर्तन है मतलब तत्सम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर परिवर्तन कर देता तो क्या होता, तब आपका तद्भव हो जाता। क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। चलिए यहाँ पर बताना है अश्व का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं होगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको 29 है और 29 को ऑप्शन में से क्या बनेगा। अश्व का पर्यायवाची क्या नहीं होता है। तो आप कहेंगे सर अश्व के पर्यायवाची घोटक होता है, घोड़ा होता है होता है, लेकिन तरंग नहीं होता है ना। तरंग किसका होता है बता सकते हैं। चलिए अगर आपको आ रहा है तो एक बार जल्दी से कमेंट करें। जो तरंग होता है ये किसका होता है। तो तरंग होता है किसका, हिलोर का, अर्थात जो लहर होता है ना, लहर का होता है। आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो अरण्य का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। अरण्य का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, यहाँ पर बताना है। देखिए फ़ोन नंबर यहाँ पर 30 नंबर है और 30 नंबर की बात करते हैं तो अरण्य मतलब होता है कांतार होता है, याद रखिए विपिन भी होता है, कानन भी होता है और भी कई होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए जो सुरभोग दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो सुरभोग दिया गया है ये आपका होता है अमृत का। किसका होता है, तो ये होता है आपके अमृत का होता है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होता है। चलिए यहाँ पर बताना है। चलिए बताइएगा अमृत का विलोम इनमें से क्या बनेगा। अमृत का विलोम जो होता है इनमें से क्या हो जाएगा। अमृत का हो जाएगा विष, है ना। अमृत का हो जाएगा विष, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अमृत का विलोम क्या होता है, वही आंसर आपका रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। अतुल का समानार्थी शब्द आपसे नहीं है। देखो अतुल मतलब होता है अनोखा, या जिसे बोल देते हैं अनुपम, या बोल देते हैं अपूर्व, है ना। तो यहाँ पर कहेंगे सर अनोखा भी है, यहाँ पर अनुपम भी है, अपूर्व भी है। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया अनल, ये अनल आपको तो पता होगा, आप लोग तुक्का मार के भी काम निकाल लेंगे कि अनल जो होता है वो किसका होता है। अनल आग का होता है ना। यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि यहाँ पर विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी है। चलिए बताना है कि अंगना शब्द का समानार्थी क्या बनेगा 34 नंबर में। अंगना शब्द मतलब जो होता है वो किसके बारे में, तो अंगना मतलब होता है स्त्री होता है। तो यहाँ पर जो आंसर ए दिया है वो आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहा जाता है। जो अवसर के अनुरूप बदल जाए भैया उसे क्या कहते हैं। जैसे एग्ज़ाम की डेट आ जाए बिल्कुल पढ़ाई करने लगते हैं, एग्ज़ाम ना हो पास में तो पढ़ाई नहीं करते हैं। तो आप कहेंगे अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं 35 नंबर में। चलिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी नंबर अवसरवादी। क्या बोलते हैं, अवसरवादी बोलते हैं। आंसर नंबर आपका बनेगा यहाँ पर डी, जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है जो स्त्री सूर्य ना देख सके उसे क्या कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर देखो विदुषी नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं क्या विदुषी, नहीं कहेंगे। तो भैया यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो 36 नंबर में सी हो जाएगा असूर्यम पश्या। क्या होता है, असूर्यम पश्या होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही मुहावरा बताना है। कह रहा है युवकों को होने पर ही विवाह करना चाहिए। युवकों को होने पर ही विवाह करना चाहिए भैया। अब आप बताइए यहाँ पर आंसर क्या कर दिया जाए। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हो जाएगा कि जब युवक अपने पैरों पर खड़े हो जाएं तभी विवाह करना चाहिए, नहीं तो आपका जो खर्चा है माता पिता तो उठा ही रहे हैं, है ना। आपकी बीवी का भी खर्चा उठाना पड़ेगा, फिर बच्चों का भी उठाना पड़ेगा। इसलिए जब आपके पैर खड़े, आप अपने पैरों में खड़े हो जाएं, आप कमाने लगें तभी शादी करें, है ना। आज की महंगाई में तो यही होना चाहिए।
यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोकोक्ति है, यहाँ पर चुनना है। चलिए लोकोक्ति यहाँ पर दिए, लोकोक्ति क्या होती है? अंधे की लकड़ी 9 2 11 होना, या गले पड़ना, या अधजल गगरी छलकत जाए इस लोकोक्ति। तो आपने कहा आंसर डी हो जाएगा, अधजल गगरी छलकत जाए। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बनेगा डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि अंकुरब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। चलिए अंकुरब को खड़ी बोली में क्या कहा जाता है? अंकुरब मतलब अंकुरित होना। क्या होना? अंकुरित होना, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अवली और अविल का अर्थ इनमें से क्या होता है। चलिए अवली और अविल का सही अर्थ इनमें से क्या बनेगा। देखिए 40 नंबर दिया है। तो अवली कहा जाता है पंक्ति को। किसके कहते हैं? पंक्ति को कहते हैं। और आविल मतलब होता है गंदा। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। पंक्ति और गंदा इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो, उपसर्ग वह शब्दांश है यहाँ पर क्या होता है? किसी शब्द के बाद में जुड़ता है या मध्य में, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, किसी शब्द के आगे जुड़ता है तो वो होता है आपका उपसर्ग होता है ना। आपका आंसर बनेगा यहाँ पर सी नंबर, या वो होता है आदि, क्योंकि आदि मतलब भी क्या होता है? प्रारंभ होता है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि पराजय में उपसर्ग कौन सा है। चलिए पराजय में जो उपसर्ग है वो आपका कौन सा है? पराजय। तो पराजय की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो जय शब्द मूल है और यहाँ पर आंसर सी जो दिया है परा, यही आपका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आपसे कह रहा है बैठक। तो देखा जाए तो यहाँ पर 43 नंबर दिया है और बैठक की अगर बात कर लें तो आप कहेंगे अक शब्द हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अक जो ऑप्शन दिया गया है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और दिया गया है जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताना है। चलिए जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपसे कह रहा है। तो आप कहेंगे सर जलना शब्द में जो प्रत्यय है वो आपका हो जाएगा कौन? यहाँ पर जलना। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या बनेगा, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर सिर्फ ना शब्द हो जाएगा या अना शब्द आपका बनेगा। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? जलना शब्द में जो प्रत्यय है वो आपका कौन सा बन जाएगा? अन तो आपका होगा नहीं, इसको हम लोग हटा देते हैं। यहाँ पर आन शब्द आपका होगा नहीं, इसको हटा देते हैं। तो आप कहेंगे जल धन ना है, इसका मतलब है ऑप्शन आपका सी यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्या कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी कौन होती है? विसर्ग संधि। देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है तो आप कहेंगे जी सर मिल रहा है, ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संधि 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन एक संधि का प्रकार नहीं है। और देखिए संधि के प्रकार में से आप देखेंगे स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, लेकिन अनुस्वर जो है अनुस्वर कोई संधि नहीं होती है। होती है क्या? नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है आपसे क्या, तो आपका दिया गया है 47। प्रत्यंग शब्द जो है किस समास का है। तो प्रत्यंग शब्द की बात करते हैं तो इसको हम तोड़ेंगे और तोड़ेंगे तो निकलेगा प्रतिधन अंग। क्या निकलेगा? प्रतिधन अंग निकलेगा। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आमरण में कौन सा समास है। आमरण में समास कौन सा है? आमरण में समास पूछा गया है और आमरण में क्या होता है, तो आप कहेंगे सर अव्ययी भाव होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि जिस भी समास में से उपसर्ग लग जाता है, उपसर्ग लग जाता है और उपसर्ग लग जाए तो ब्रह्मांड का चाहे कोई भी क्वेश्चन हो वो आपका हमेशा होता है आपका बी नंबर, मतलब अव्ययी भाव होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मोहन बाजार जा रहा है, वाक्य में से उद्देश्य पूछा गया है। कह रहा है मोहन बाजार जा रहा है, अब आपसे कह रहा है उद्देश्य बताइएगा। अब यहाँ पर जो उद्देश्य बचेगा वो क्या हो जाएगा, तो भैया दिया है मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य। चलिए यहाँ पर बाजार जाना, चलो
उद्देश्य का मतलब ये नहीं हम लोग अपने हिसाब से उद्देश्य की बात नहीं कह रहे हैं। उद्देश्य मतलब होता है कि जो यहाँ पर करता है ना, क्या है, जो यहाँ पर आपका करता है। अर्थात यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर मोहन जो है वो क्या है, करता है। बाजार जा रहा है वो आपका विधेय है, बाजार जा रहा है ये क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर मोहन शब्द जो आपका है ये उद्देश्य अर्थात आपका कर्ता हो जाएगा, और ये पूरा पूरा शब्द आपका जो बनेगा वो विधेय हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सीढ़ी के सहारे मैं जहाज पर जा पहुंचा। वाक्य में सीढ़ी के सहारे क्या है, सीढ़ी के सहारे मैं जहाज पर जा पहुंचा। वाक्य में सीढ़ी के सहारे क्या है, तो सीढ़ी के सहारे इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पर दिया गया है साधारण उद्देश्य। तो भैया साधारण उद्देश्य से क्या लेना देना, साधारण उद्देश्य से क्या लेना देना भाई, साधारण उद्देश्य होता है कोई उद्देश्य ही होता है। यहाँ पर विधेय का विस्तार दिया गया है, उद्देश्य वर्धक है, तो आप कहेंगे सर इनमें से कोई नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है सीढ़ी के सहारे, तो वाक्य में कह रहा है सीढ़ी शब्द जो आपका है ये साधारण उद्देश्य है या विधेय उद्देश्य है या उद्देश्य में है। यहाँ पर एक ऑप्शन देखो दिया गया है डी नंबर, क्या दिया है, डी नंबर, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सीढ़ी के सहारे ये पूरा शब्द आपका होता तो हम लोग इसमें से ये कहते हैं कि ये उद्देश्य के साथ क्या है, विस्तार है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सीढ़ी के, अच्छा सीढ़ी के सहारे दिया तो गया है, सीढ़ी के सहारे दिया गया, पूरा पूरा दिया गया है सीढ़ी के सहारे, और सीढ़ी के सहारे इसका मतलब है कि साधारण न लगाकर यहाँ पर उद्देश्य वर्धक आप जरूर लगा सकते हैं। इसी नंबर हो जाए उद्देश्य वर्धक, अर्थात जो करता है एक प्रकार से जो सीढ़ी हो गई ये सर्वनाम के कार्य करेगा, और सर्वनाम जो होती है संज्ञा के बदले लिखी जाती है, और जब संज्ञा के बदले लिखी जाती है तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर है। ठीक है, तो भैया इस प्रकार से हमने आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, और चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं, जल्दी से आइए अगली क्लास को, अगली क्लास की स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।